तो नोट 1 लिख रहे हैं हम लोग। नोट 1 है एपीमर्स। अभी एपीमर क्या होता है सर? बेटा एपीमर की डेफिनेशन होती है डायास्टीरियोमर्स, ऐसे डायास्टीरियोमर्स जिसमें एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर हो, और वो एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर में एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर ऐसे भी होने चाहिए, एक भी हो सकता है, नहीं मोर देन वन ही लिखा है, तो एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर ऐसे होने चाहिए जिसमें अच्छा नहीं, डायस्टीरियोमर विद मोर देन वन स्टीरियो सेंटर दैट डिफर ओनली इन वन। तो एग्जाम्पल से बताता हूँ इसको, है ना, हिंदी नहीं समझ में आएगी क्योंकि आपको डायस्टीरियोमर ही नहीं पता होगा क्या है। अभी पहले इसको लिखो, फिर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो हटाने से पहले सर इंग्लिश नहीं समझाया अभी, इसलिए मैंने वाइट बोर्ड खोला बेटा। नेक्स्ट लाइन से पहले इंग्लिश लिख लीजिए बच्चों। लिखो डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स ये होते क्या है? तो नेक्स्ट लाइन से एपीमर्स के ही नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे डायास्टीरियोमर्स होते क्या हैं, तो लिखेंगे डायास्टीरियोमर्स आर स्टीरियोआइसोमर्स which are non-superimposable and non-mirror image। फुल स्टॉप। डायास्टीरियोमर्स होते हैं बेटा नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स। ये क्या लिख दिए सर? ये और तेज इंग्लिश लिख दिए, नहीं समझ में आया। लिखो पहले, बताता हूँ। यस सर, हो गया। रोक रहा है कोई? चलो अब सुनो बेटा, ये क्या लिख दिया मैंने। कोई, हालांकि शायद ये मैं आपको शायद क्या पक्का ही है, अल्काइल हाइड में आपको इतना बता चुका हूँ मैं। स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं बेटा? जिनके स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, बोलो? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दोनों, लेकिन स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूले का अर्थ होता है ओरिएंटेशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस पे उनका रहना, उनका कन्फिगरेशन, उनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। तो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला उसे कहते हैं। जैसे कि जो आप जानते हैं, पहले मैं उतनी बात कर देता हूँ। जैसे आप स्टीरियो आइसोमर्स के बेसिकली 2 प्रकार जानते हैं। एक प्रकार जानते हैं आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और एक प्रकार आप जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। सुना है? हेलो? अब बेटा एक्चुअली ज्योमेट्रिकल, पहले मैं आपको दोबारा ऑप्टिकल आइसोमर याद दिलाऊं। सर ऑप्टिकल आइसोमर्स होते थे ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों सेम हो, लेकिन फ़र्क क्या हो? ओरिएंटेशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। और कैसा फ़र्क हो कि एक लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज घुमाए और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, ऐसा डिफरेंस हो। और उनको अगर आप 2 डायमेंशनल प्लेन में उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाओ तो आप उनको मिरर इमेज के रूप में ऑब्जर्व करोगे। हेलो? तो कायदे से ये जो ऑप्टिकल आइसोमर है इन्हें हम इनैंशियोमर्स भी कहते हैं। याद है ना, अपन ने अल्काइल हाइड में लिखा हुआ है, इन्हें हम इनैंशियोमर्स भी कहते हैं। इनैंशियोमर्स मतलब क्या होते हैं सर? इनैंशियोमर होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, लेकिन ये होते हैं मिरर इमेज। हेलो? नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब अगर इस स्ट्रक्चर को उठा के आप इसमें भरोगे तो CH3H को थोड़ी ढक पाएगा। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, पर मिरर इमेज ज़रूर होते हैं, और इन्हें हम इनैंशियोमर्स कहते हैं। बेटा डायास्टीरियोमर्स भी स्टीरियो आइसोमर का ही प्रकार है, लेकिन डायास्टीरियोमर हम किसी को भी तब कहते हैं, जैसे इनैंशियोमर इस स्थिति में कहते हैं, डायास्टीरियोमर तब कहते हैं जब वो नॉन सुपर इम्पोजिबल और मिरर इमेज भी नॉन मिरर इमेज हो। हेलो? मतलब ऐसे स्टीरियो आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, 3 डायमेंशनल स्पेस में स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला अलग हो। अब स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला अलग होने के कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला ये भी है बेटा, क्या इन दोनों का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है,
लेकिन नेचर में 3 डायमेंशनल स्पेस में फ़र्क है। यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये H है, ये H है। हो सकता है CH3 यहाँ हो, CH3 यहाँ हो, H यहाँ हो, H यहाँ हो। बेटा यहाँ भी स्टीरियो सेंटर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला। यहाँ स्टीरियो सेंटर क्या है? डबल बॉन्डेड अल्कीन। हेलो लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाते हैं। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायस्टीरियोमर भी कहला सकते हैं? आओ ज़रा मिरर रख दे बीच में, ये एंड की जगह मिरर रख दो बेटा, और बताओ क्या ये एक दोनों सुपर इम्पोजेबल है? नहीं है। क्या ये मिरर इमेज है? नहीं सर। अगर H का H होता तो मिरर इमेज होते। मतलब सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी हम डायस्टीरियोमर बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन क्या है? तुम स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए तुम दोनों। हेलो स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए, मतलब तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला सेम हो, बस 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हो। अच्छा, और उसके अलावा तुम दोनों आपस में सुपर इम्पोजेबल नहीं होने चाहिए और आपस में मिरर इमेज भी नहीं होने चाहिए। तो आज से मैं तुम्हें क्या कह दूंगा? डायस्टीरियोमर। तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायस्टीरियोमर कहला सकते हैं बच्चों? हेलो हेलो बोलो ना पड़ेगा भैया। अच्छा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टीरियोमर्स कहला सकते हैं। अब आपको दूसरी चीज़ का जवाब देना है, क्या कोई ऑप्टिकली एक्टिव व्यक्ति डायस्टीरियोमरिक पेयर बना सकता है? ये थोड़ा सा आपको कठिन होगा बोलने में, आइए आसानी कर दूँ। अब देखो आप बता पाओगे मुझे, क्या ये ग्लूकोज का ये जो अल्फा फॉर्म है ये ऑप्टिकली एक्टिव है? बोलना पड़ेगा। अरे है ना, तब ना अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरानोस लिखा है। हेलो यस सर। क्या ये बीटा वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ सर। क्या ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, केवल 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है? यस सर। क्या ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल हैं? नहीं। इसको उठा कर बीटा को उठा के अल्फा पे रखो, ये HSOH को ढक नहीं पाएगा। क्या ये दोनों मिरर इमेज है? यस सर। मिरर Yes, इमेज। sir. अच्छा, यस सर। ओके, वेरी गुड। अरे हो गया, बना देता हूँ, क्या जाता है। जब एक किसी ने भी यस कह दिया तो उतना समय देना बनता है। बेटा मैं अल्फ़ा फॉर्म एक बार बना रहा हूँ यहाँ पे, नहीं पहले मैं ग्लूकोज बना रहा हूँ यहाँ पे फिर से। एक ग्लूकोज कैसे बनाते थे याद दिलाओ मेरे को? राइट साइड में OH। हाँ राइट साइड में, राइम बोलो। OH H, याद है? यस सर। ये जो 5वां कार्बन है इसको बोलूँ वहाँ जाके अटैक करे, यस सर। बाकी सब सेम रहेगा। फोटो पे गौर कीजिएगा। 3 ये OH एज इट इज़, ये H एज इट इज़, ये OH एज इट इज़। ये वाला जो कार्बन था वो कार्बन का O अब यहाँ आ गया है, और वो जुड़ किससे गया है? ये C से। इस C के अगर राइट में मैं OH रख दे रहा हूँ और लेफ्ट में H रख रहा हूँ, ये मेरा पहला कार्बन है ये वाला, तो ये अल्फ़ा फॉर्म है। हेलो यस सर। और इसके नीचे आ जाएगा CH2H। ये अल्फ़ा फॉर्म हुआ बेटा। यस सर। मिरर रख दूं बीच में, यस सर। मिरर इमेज बनाऊं, यस सर। सबसे बड़ी मिरर इमेज तो यही बन जाएगी बेटा। ये पहले कार्बन का OH इधर, O इधर आएगा, सबसे बड़ा फर्क तो यही आ जाएगा। हेलो यस सर। क्या ये बीटा है? बाकी बना भी नहीं रहा। क्या बीटा ऐसे बना था? नहीं सर, वो नहीं बना। बेटा इसका O ही उस तरफ था। हेलो हेलो यस सर। तो बेटा मिरर इमेज तो नहीं है ना अल्फ़ा बीटा। हेलो नहीं। तो अल्फ़ा बीटा आपस में, वो अल्फ़ा बीटा दोनों स्टीरियो आइसोमर है? हाँ सर। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, कन्फिग्रेशन में कुछ फ़र्क है सर, 3 मतलब स्टीरियो केमिकल फॉर्म। तो दोनों स्टीरियो आइसोमर है? हाँ है सर। दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है? हाँ सर। दोनों नॉन मिरर इमेज है? हाँ सर। तो दोनों डायस्टीरियोमर कहला सकते हैं। हेलो यस सर। अच्छा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं कुछ, और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आपस में, भले ऑप्टिकल आइसोमर ना हो, अब अल्फ़ा बीटा आपस में ऑप्टिकल आइसोमर थोड़ी है,
हाँ, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव ज़रूर हैं और स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो वह स्टीरियो आइसोमर्स वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकली एक्टिव हों, जैसे भी हों, वो स्टीरियो आइसोमर्स जो आपस में जिनका नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हों और नॉन मिरर इमेज भी हों। आज से उन्हें मैं डायस्टीरियोमर कहूँगा। डायस्टीरियोमर से दोस्ती हुई? अच्छा, तो वह डायस्टीरियोमर जिनमें एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर हो सकता है, जैसे अब मैं आपको फिर से अल्फ़ा बीटा दिखाता हूँ, सुंदर सुंदर, वह दो डायस्टीरियोमर। अब अल्फ़ा बीटा को मैं डायस्टीरियोमर बोलने से तकलीफ़ में नहीं हूँ, अब मैं अल्फ़ा बीटा को डायस्टीरियोमर समझ पा रहा हूँ। आइए फिर से देखें अल्फ़ा बीटा को, तो इसको घुमा देता हूँ मैं। ये देखो, ये रहा अल्फ़ा, ये रहा बीटा, ये दोनों डायस्टीरियोमर हैं एक दूसरे के। हाँ सर, तो वह डायस्टीरियोमर जिनमें ऑप्टिक स्टीरियो सेंटर्स तो एक से ज़्यादा हैं। हाँ सर, इसमें कितने ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर है बेटा अल्फ़ा फॉर्म में? बताना पड़ेगा। अरे बोलो। 5। बीटा वाले में कितने स्टीरियो सेंटर हैं? 5। ये दो डायस्टीरियोमर हैं, इनमें एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर है, लेकिन इनमें कन्फिगरेशन डिफरेंस केवल एक स्टीरियो सेंटर में। और वो स्टीरियो सेंटर कौन सा है? ये वाला। हेलो, हो सकता है दूसरा भी हो सकता था, तीसरा भी हो सकता था, चौथा, लेकिन सारे स्टीरियो में तुम्हारे में जितने हो, मेरे को पता फर्क नहीं पड़ता, जितने हैं उनमें से केवल कितने में कन्फिगरेशन का फर्क होना चाहिए? अगर एक में है तो आज से तुम दोनों को मैं एपीमर कहूंगा। हेलो हेलो, हजम हो गया? तो एपीमर हम जानते हैं, अल्फा और बीटा ग्लूकोज हमारे लिए एपीमर का एग्जाम्पल है। हेलो, चलो, तो मास्टर इसको एग्जाम्पल कहने लिखा रहे, रुक जाओ बेटा, सब्र करो थोड़ा सा। नोट 2 डालो बच्चों। एपीमर के लिए संतुष्ट हो गए? नोट 2 डालो बेटा। नोट 2 डालेंगे एनोमर्स। अब एनोमर जो है वो एपीमर का बड़ा लड़का है, मतलब एपीमर बाप है, एनोमर उसका बेटा है। आइए एनोमर की इंग्लिश लिख लें। एनोमर लिखेंगे बच्चों, एनोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स दैट डिफर इन द कन्फिग्रेशन। अरे यार, ये बहुत तेज इंग्लिश लिखा दिया, नहीं ये वाली नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे एनोमर्स आर एपीमर्स हुज कन्फर्मेशन डिफर ओनली अबाउट C1। अब लिखते भी रहो, मेरी बात सुनते भी रहो। फिर से एक बार फिर से शुरू से बोल रहा हूँ। दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूले सेम हो, 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन यानी कि स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला फर्क हो, वो स्टीरियो आइसोमर कहलाता है। स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, ऑप्टिकल भी हो सकता है। तू जो हो, तेरे को बुलाऊंगा मैं, तो 2 लोग को बुलाऊंगा, इधर आओ 2 लोग। अगर तुम दोनों स्टीरियो आइसोमर हो, हाँ हैं एक दूसरे के, और नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, हाँ हैं, नॉन मिरर में जो हाँ हैं, अगर ये हाँ हो गया तो आज से वो स्टीरियो आइसोमर डायस्टीरियोमर भी कहला सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर तो है ही, डायस्टीरियोमर भी कहला सकते हैं। अगर तुम दोनों डायस्टीरियोमर हो और तुम्हारे पास एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर है, हाँ है, तुम्हारे सारे स्टीरियो सेंटर सेम होना चाहिए, केवल एक डिफरेंट होना चाहिए, तो तुम्हें मैं क्या कहूँगा? एपीमर। और जो एक डिफरेंट है, अगर वो डिफरेंट पहला वाला है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, सिर्फ पहला वाला है, मतलब IUPAC में जो तुम्हारा पहला कार्बन है, तुम्हारा कन्फिग्रेशन डिफरेंट अगर केवल उसी में है, तो वो एपीमर एनोमर भी कहला सकता है। हेलो हेलो हेलो, बाकी लोगों, हाँ मतलब जो ने यस बोल दिया 2, ठीक है। बाकी लोगों फिर गाना गाऊं कि ठीक है? ठीक है सर। तो बेटा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, जिसकी सुंदरता से फोटो आप ऑलरेडी बना चुके हो लास्ट क्लास में, क्या वो दोनों एनोमर कहलाने योग्य हैं? हाँ, क्योंकि उनमें कन्फिगरेशन डिफरेंट सर पहले ही कार्बन में है। क्या वो दोनों एपीमर भी कहला सकते हैं? हाँ सर, क्योंकि सारे एनोमर एपीमर भी हो सकते हैं। हेलो, तो ये लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन से एग्जाम्पल लिखने पहले लिखेंगे ऑल एनोमर्स
कैन बी कॉल्ड epimers. हेलो, Yes. क्या सारे एपीमर एनोमर होंगे? ये भी लिख लें। No sir. अच्छा, नहीं होंगे, ये समझ में आता है ना? Yes sir. अरे सर, मेरे पास 10 ठो स्टीरियो सेंटर हो, उसमें से एक अगर कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क होगा किसी एक में बस, तो वो एपीमर कहलाएगा। सर वो एक पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, 10वां हो सकता है, हमको क्या पता। हाँ, जब वो एक पहला होगा वो एपीमर एनोमर कहलाएगा। तो सारे एपीमर एनोमर होंगे जरूरी थोड़ी। हेलो, Yes sir. चलो हटा दो, लिख लिया सबने? Yes sir. चलो, अब एग्जाम्पल लिख लो बेटा। अब नेक्स्ट टाइम से लिख लो एग्जाम्पल। लिखो फॉर एग्जाम्पल अल्फा डी प्लस एंड बीटा डी ग्लूकोस आर एनोमर्स। तो नेचर में से डी माइनस भी होगा क्या बेटा? डी माइनस ग्लूकोज तो नहीं दिखता है, फ्रुक्टोज ज़रूर लीवर रोटेटरी होता है, लेकिन फ्रुक्टोज को भी पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं लिखाऊंगा वो। पहले फ्रुक्टोज पढ़ लेना फिर लिखाऊंगा। आगे बढ़ जाए। Yes sir. Okay. Yes. भाऊ पंचायत रही ना? चलो, नहीं सर. पंचायत थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट नोट क्रमांक 3 डालेंगे बेटा। म्यूटा रोटेशन, ये सब बोर्ड में भी आ सकता है बेटा, है ना? हाँ, मतलब अच्छा बोर्ड में, मतलब 70 में 70 वाला बोर्ड में, 70 में 65 वाले बोर्ड में दिक्कत नहीं है। हाँ तो बेटा जो एमपी बोर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट मान रहा हूँ वो जेई या नीट के लिए सीरियस बच्चा है, वरना एमपी बोर्ड में नहीं होता। हेलो, और जो बोर्ड जेई और नीट देने का में इच्छुक बच्चा पढ़ना, उसको भी सीबीएसई के हिसाब से ही चाहिए, क्योंकि पेपर तो एनटीए बनाएगा। तो कुंजी तो एट द एंड ऑफ द डे तो हमारे पास एनसीईआरटी ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हटा दूँ। अब म्यूटा रोटेशन का है मास्टर, आइए म्यूटा रोटेशन देखें। लिखेंगे द चेंज in specific rotation of an optically active compound in solution with time to an equilibrium value is called muta rotation, or it is change in optical rotation occurring by epimerization, that is the change in equilibrium between two epimers when the corresponding stereo centers interconvert. Full stop. सर 1 रुपया का समझ में नहीं आया, मैंने समझाया नहीं बेटा, अभी इंग्लिश लिखी है। जिसे आ गया हो मुबारक हो बेटा। जी बेटा, हाँ नोट 3 है बेटा, ये नोट 3 है। ये एक्चुअली हमको ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर और ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में और अच्छी जानकारी देगा, पता है, ये म्यूटा रोटेशन। ये बायोमोलिक्यूल्स आखिरी चैप्टर है बेटा टर्म 1 का। मैं हर बच्चे से एक्सपेक्ट करूँगा कि अरिहंत की एक किताब और ख़रीदो। मैंने देखा है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को क्लास में, बाज़ार में बेटा अरिहंत की टर्म 1 की MCQ बेस्ड किताब आ गई है। बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की ले लो, केमिस्ट्री की तो ले ही लो, बाकी फिजिक्स मैथ्स आप अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं। और हाँ, जो बच्चे एमपी बोर्ड हैं वो अपना आर्काइव्स लगाएं, उनसे मुझे दिक्कत नहीं है, पर बाकी लोगों, आप लोग वो बुक किताब ज़रूर ले लीजिए। मैं रिवीजन उसी से कराऊंगा, हम वो सारे सवाल क्लास में डिस्कशन करेंगे अपार्ट फ्रॉम आवर क्लास नोट्स। क्लास नोट्स तो हम रीड करेंगे साथ में, उसमें जिसको दिक्कत आएगी वो पूछेगा। और रिवीजन मैं कैसे कराऊंगा? ऑफलाइन। श्रेया, प्रेरणा, ठीक है? हेलो सर, नहीं आ पाएंगे। अरे बाप रे, क्यों भैया, अब क्या हो गया? चलो तो आप लोग सर बस
चलो ठीक है, मतलब फिर मैं ये है कि ऐसा रख दिया करूँगा कि ऑफलाइन भी रहेंगे अपन कुछ दिन, और एक दिन 2 दिन आप लोग के डाउट्स के हिसाब से ऑनलाइन रहेंगे। मतलब क्लास फिर मैं या तो जैसे 6 दिन पढ़ते हैं तो 3-3 दिन, या 4 और 2, मतलब मैं ज़्यादा वेटेज फिर अब ऑफलाइन वालों को ही देना प्रेफर करूँगा। आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं क्योंकि सिलेबस तो मैंने पढ़ा दिया। रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन भी आप लोग को ऑनलाइन सारे वीडियोस तो हैं ही। हाँ, लेकिन अगर आप वो चीज़ फिर से मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो या तो ऑफलाइन आओ या तो ऑनलाइन ही डाउट पूछ लो। डाउट्स के लिए आप लोग को मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। हेलो, हो गया सर। श्रेया प्रेरणा, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो। अब बेटा इसका थोड़ा सा वो सुन लो, कहानी सुन लो। कहानी क्या है म्यूटा रोटेशन की? मैं ये कह रहा हूँ बेटा, अच्छा एक सेकंड, ये इंग्लिश बेटा पैराग्राफ चेंज करके और लिख लो, बड़ी अच्छी इंग्लिश है ये। इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, ड्यूरिंग म्यूटा रोटेशन कॉमा द रिंग ओपन्स एंड देन रिंग रीक्लोजेस ईदर इन द इन्वर्टेड पोजिशन और इन द ओरिजिनल पोजिशन, गिविंग अ मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। बस अब आपको समझ में भी आ गया होगा, नहीं तो मैं भी समझाता हूँ। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, इतना लिखो तो हाँ बोलो। चलो 1 मिनट सर। रुक गया बेटा, पता है ना कहाँ लिखना है? यहाँ से आप यस सर। हो गया सर। चलो। अब बेटा यहाँ पे हालांकि पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूँ, क्या इक्विलिब्रियम के बारे में जानकारी दे दूँ। बेटा कभी भी मैं ये कहता हूँ कि a प्लस बी इज़ इन इक्विलिब्रियम विथ सी एंड डी, इसका अर्थ ये होता है कि a और b आपस में जिस रेट से रिएक्ट कर रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और d बना रहे सी और d बना रहे हैं, और जिस गति से सी और डी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करके ये ए बी बना रहे हैं। कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में तब आएगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। इतनी बात सबको पता है। इसमें कॉमन सेंस एक ये मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि किसी भी समय में अगर आप रिएक्शन मिक्सचर से कहते हो ये रिएक्शन मिक्सचर इधर आओ, तो बेटा वहाँ ए भी जिंदा होगा, बी भी जिंदा होगा, सी भी जिंदा होगा, डी भी जिंदा होगा। हर व्यक्ति वहाँ पे साइमल्टेनियसली मौजूद रहेगा। हेलो, इक्विलिब्रियम कोई हाँ, लेकिन अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि रेट बराबर होता है। तो मान लो ये 50 हुए इक्विलिब्रियम में, ये 40 हुआ, ये 70 हुआ, ये 90 हुआ, कुछ भी हो सकता था। हो सकता है हर सेकेंड में 5 ए और 5 बी आपस में रिएक्ट करके 5 सी और 5 डी बना रहे हो, तो ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। उसी समय में 5 सी डी आपस में रिएक्शन करके वापस ए बी बना रहे होंगे। तो अल्टीमेटली तुमको तो हर सेकंड में सबका कंसंट्रेशन कांस्टेंट दिखेगा लो, पर भले तुम्हें दिखने में लगे कि वो कांस्टेंट है, रुका हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली अंदर ही अंदर डायनेमिकली चलता रहता है। हेलो हेलो, यस यस। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे म्यूटा रोटेशन भी कुछ ऐसे हो रहा है मतलब कि किसी भी समय में अगर आप ग्लूकोज के पास जाओ तो ग्लूकोज ऐसा खुला हुआ भी है। खुला हुआ ग्लूकोज क्या करता है? तत्काल अपने 5वें कार्बन को कहता है कि ए कार्बन क्या कर,
सॉरी ए ऑक्सीजन क्या कर, क्या कर, कार्बोनाइल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर। हेलो हेलो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके साइकिल बना ले। मान ले साइकिल बना के इसने अल्फा फॉर्म बनाया, तत्काल ये अल्फा फॉर्म आप वापस टूट के ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दे देगा। और वहीं पे जैसे वो ओपन चेन स्ट्रक्चर दे रहा है, वो कहेगा न रे दूसरी तरफ से भी अब जा, तो बीटा फॉर्म एग्जिस्ट कर जाएगा। हेलो, और ये होता रहेगा। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ये जो इक्विलिब्रियम में ये प्रक्रिया होती रहती है, मतलब चेन का टूटना, खुला रहना, फिर एक तरफ से अटैक करना और फिर इन्वर्टेड दूसरे तरफ से अटैक करना। तो चेन बनेगी, खुलेगी, उल्टे से बनेगी, फिर खुलेगी, फिर सीधे से बनेगी, फिर खुलेगी। ये चलता रहेगा डायनेमिकली। हेलो हेलो, एक बार फिर से सुन लो। ग्लूकोज किसी भी समय पे बेटा, हमने जो ग्लूकोज के शुरुआत के रिएक्शंस देखे थे, जिसमें वो रिएक्शंस दे रहा था अल्डिहाइड के भी, अल्कोहल के भी, तो हमने उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था। मतलब ग्लूकोज किसी भी समय ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता होगा ना। हेलो, यस सर। अच्छा, लेकिन वही ग्लूकोज कुछ समय में अल्डिहाइड के रिएक्शन नहीं भी देता है। हमने लिखे भी हैं कौन कौन से नहीं देता है। तो वो उस समय वो क्लोज्ड भी रहता होगा। तो खुला ग्लूकोज अपने 5वें ऑक्सीजन को कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करा के अल्फा फॉर्म बनाएगा। एट द सेम टाइम कुछ ग्लूकोज खुलेगा वापस और दूसरी तरफ से अटैक करेगा और बीटा फॉर्म बनाएगा। वो बीटा फिर से खुलेगा, स्ट्रेट होगा, फिर अल्फा बनाएगा, अल्फा फिर खुलेगा और बीटा बनाएगा। ये प्रक्रिया होती रहेगी। हेलो, हाँ ठीक है, ये बात समझ में आती सबको। हेलो हेलो, अब एक बार सब लोग म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन को ईमानदारी से खुद से रीड करेंगे, फिर मैं भी अपने साथ रीड कराऊंगा। मैं मीटिंग आईडी फिर से भेज रहा हूँ, मैं फिर से म्यूटा रोटेशन और उसका एक निष्कर्ष हमें भी पता होना चाहिए। सामने देखो, लिखना नहीं, अच्छा पहले सुन लो बेटा। अगर नेचर में ना केवल अल्फा डी ग्लूकोज अकेला होता, तो अल्फा डी ग्लूकोज अगर अकेला होता ना बेटा, तो उसकी जो ताकत है ना लाइट के प्लेन को रोटेट करने की, वो अल्फ़ा से देखी जाती है। उसकी अल्फ़ा जो कि स्पेसिफिक रोटेशन कहलाता है, मतलब देसी भाषा में आपको बोलूँ तो अल्फ़ा का मतलब होता है लाइट के प्लेन को कितने एंगल से वो रोटेट करने की औकात रखता है। प्लस मतलब तो बेटा अगर केवल अल्फ़ा डी ग्लूकोज का फॉर्म एग्जिस्ट करता ना, ग्लूकोज का अकेला, तो इसका ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता बच्चों? देखो, देख के बताओ, पढ़ के बताओ। हेलो, पढ़ो। 112 डिग्री। प्लस बोलना पहले ज़रूरी है बेटा, प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो प्लस 112 डिग्री। अगर केवल बीटा अकेला एग्जिस्ट करता तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता बेटा? हेलो, 18.7 हाँ, इनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखना बेटा, ये फालतू एक्स्ट्रा जानकारी है, मुझे इसके मेल्टिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, लेकिन बेटा हमें पता है सर इक्विलिब्रियम में तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हाँ ये है सर, कोई एक ज़्यादा और कोई एक कम। तो जब अल्फ़ा बीटा, बीटा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा, बीटा अल्फ़ा चेंज होता रहेगा, म्यूटा रोटेशन होता रहेगा, एक समय आएगा जब रेट ऑफ अल्फ़ा बनना विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बीटा बनना, तो इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम में दोनों का कंसंट्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट। हेलो हेलो, अच्छा, तो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर आता है ना बेटा, उसमें अल्फ़ा फॉर्म का प्रतिशत है 36% और बीटा फॉर्म का प्रतिशत है 64%। और अल्फ़ा अपने हिसाब से, बीटा अपने हिसाब से, जब ये मिक्सचर लाइट के प्लेन को घुमाता है तो कितना घुमा पाता है? 52.7, लेकिन घुमाता प्लस में। हेलो, बात समझ में आती है? ये मैं चाहता हूँ बेटा आप ये पूरी फ़ोटो बना लीजिए, इतनी जितनी में मैंने वो मार्क किया है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन, बीटा का स्पेसिफिक रोटेशन, और जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अल्फ़ा बीटा का परसेंटेज कितना रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब अब अल्फ़ा बीटा बनना और बीटा अल्फ़ा बनने में बंद हो चुका है, नहीं नहीं, अभी भी चेन खुल भी रही होगी, बंद भी हो रही होगी, अल्फ़ा भी बन रहा होगा, लेकिन जिस गति से अल्फ़ा बन रहा होगा उस गति से वापस बीटा भी बन रहा होगा। हेलो, और कुछ समय ऐसा भी होगा जब चेन खुली होगी, तब ना ग्लूकोज के स्ट्रेट चेन वाले रिएक्शंस भी दिखाता है ग्लूकोज। है ना? तो ये हो गया म्यूटा रोटेशन की बात, शायद समझ में आता है।
आता है तो लिखिए, लिखिए तो हाँ बोलिए, दिक्कत हो तो पूछिए। चलो हटा दूं, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। 5 मिनट। अरे बाप रे, 5 मिनट रोक रहे हो? ठीक है भैया। सर ये डी क्यों लिखा है? क्या लिखा बेटा? अल्फा डी। अरे बेटा वो हर रेफरेंस किताब का लिखने का तरीका है। स्पेसिफिक रोटेशन जब डेक्स्ट्रो होता है तो उन लोग डी लिख देते हैं कुछ लोग, तो इसको फालतू बेटा आप अल्फ़ा लिखो बस, बल्कि आप अल्फ़ा मत लिखो, आप स्पेसिफिक रोटेशन लिख दो तो भी मुझे दिक्कत नहीं। ठीक है, हटा दूँ, आगे बढ़ जाऊँ? चलो यस। अब बेटा एक नोट और डालने की इच्छा है यार मेरी, नोट 4 डालेंगे बच्चों, बहुत छोटा सा नोट एक और लिखवाऊंगा मैं आपको। नोट 4 एक जानकारी दूंगा मैं आपको। नोट 4 ये है बेटा, बहुत अच्छी शानदार सी बात है, लिखेंगे, दिख रहा है सबको नीचे मेरे हाथों से लिखी हुई चीज़, कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड पूरा लिखना, इसे गंदा सा मत लिखना, कंसनट्रेटेड एक्वस पूरा लिखो, बल्कि जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्या लिखो? कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्या लिखो? हाँ, इज क्रिस्टलाइज्ड। अब क्रिस्टलाइज्ड मतलब क्या होता है सर? बेटा देखो कई लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, जैसे हम पानी में चीनी डाल के चाशनी बनाते हैं, चाशनी देखे हो कहीं बनते हुए? हीट करते जाओ, अरे जैसे रबड़ी बनती है दूध में, वो जो भी डालना है डाल के हीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो साला लिक्विड जो होता है वो सॉलिड क्रिस्टलाइज बन कर जाता है, रबड़ी बन जाती है। लो, तो वैसा ही रबड़ी बनाया जा रहा है, और जब हम रबड़ी बनाएंगे 30 डिग्री सेल्सियस में हीट करके, कितना, कब? हीट का सिंबल 30 डिग्री के भी लगा देना कि इसके लिए भी हीट तो करना ही पड़ेगा, हाँ पर 30 डिग्री कंट्रोल्ड हीट करेंगे तो बेटा अल्फ़ा फॉर्म बन जाता है। और जब हम 98 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तो सगला ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये थोड़ा सा कई लोगों को विवादित बात लगती है कि कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन काहे लिख दिया मास्टर, कंसनट्रेटेड है तो पानी काहे आ गया? बेटा वो थोड़ा सा डालना पड़ता है, ऐसा है ना। अच्छा आगे बढ़ जाए, तो एक जानकारी आपको होनी चाहिए कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को आप अगर गर्म करते हो तो क्रिस्टलाइज कर जाता है, और वो अल्फ़ा क्रिस्टल बनाता है 30 डिग्री में, बीटा क्रिस्टल बनाता है 38 डिग्री में। ठीक है बेटा, यहाँ से बच्चों मुबारक हो, ग्लूकोज के बारे में आपने समस्त जानकारी हासिल कर ली है। पॉइंट क्रमांक स्टार मार्क डालेंगे और अगले उसकी ओर बढ़ेंगे। अगला है फ्रुक्टोज। देख लो आप लोग भी, मोनोसेक्राइड जो आपने लिखा है, पहला लिखा होगा ग्लूकोज, और दूसरा क्या लिखा है देख के बताओ मुझे। वेरी गुड, तो दूसरा लिखेंगे बच्चों फ्रुक्टोज। आपके सामने टाइम कितना है बेटा, पहले टाइम बता दो। अभी तो 11 मिनट हुए हैं। बस शानदार, मैंने टाइम देखा नहीं इसलिए पूछा। चलो बेटा, फ्रुक्टोस में बच्चों जैसे आपको सामने दिख जाए, हाँ बोल दीजिएगा। फ्रुक्टोस में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पॉइंट क्रमांक 1, या वैसे इसमें बहुत पॉइंट की आवश्यकता नहीं है, इस बच्चे ने भी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ी चीज़ है, पर चलो फिर भी 1 2 3 4 कर लो, क्या जाता है। पॉइंट क्रमांक 1 लिखेंगे बच्चों फ्रुक्टोस में। फ्रुक्टोस के बारे में पहले जानकारी हासिल करेंगे, लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कीटोहेक्सोस। शायद आप समझ ही पा रहे हो कीटो क्यों होगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा, हेक्सोस क्योंकि 6 कार्बन का है, और ओस क्योंकि बस तो नॉमेनक्लेचर में ओस चलता है। एंड इज़ अ लीवो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिखना चाहिए, ऑप्टिकली कंपाउंड लिखा है इसमें, ऑप्टिकली यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्टिव।
तो मतलब फ्रुक्टोज ग्लूकोज की तरह एक मोनोसेक्राइड तो है ही, उसमें फंक्शनल रूप कीटोन है और उसका ऑप्टिकल रोटेशन डेक्स्ट्रो नहीं लीवो रोटेटरी है। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन जैसे ग्लूकोज के किए गए फ्रुक्टोज के भी किए गए होंगे। सर ये भी रटने पड़ेंगे क्या? नहीं बेटा, एनसीईआरटी के ग्लूकोज की जानकारी देती है, इसलिए हम ज़्यादा पंचायत नहीं करेंगे, हमको केवल एनसीईआरटी में रिस्ट्रिक्ट रहना है। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे हम, लिखेंगे इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। और जैसे हमने वहाँ पे राइम याद की थी, राइट साइड में हमको राइम क्या पता थी? OH OH याद है दूसरे कार्बन से। मुबारक वाली बात यह है कि वो राइम अभी भी ख़त्म नहीं हुई है बेटा, अभी भी वही ट्रेंड चलेगा OH का, बस OH जो है वो कीटोन में बदल जाएगा। पहले ये ता लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। चलो हटा सकता हूँ मैं, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। बेटा कीटोन की फोटो सबको सामने दिख रही होगी, एक बार पहले देख लो, मेरी बात सुन लो बेटा। पहला कार्बन भी CH2H, दूसरा कार्बन भी CH2H। क्यों सर? अभी कीटोन बनाना तो बीच में बनाएगा, दोनों तरफ कार्बोनाइल कार्बन चाहिए, दोनों तरफ कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन चाहिए ना, तो और दूसरे पे बना दिया मैंने कार्बोनाइल। वहाँ पे हम दूसरे में राइम लिखते थे OH, बस वहाँ दूसरे को कीटोन बना दो और बाकी वही है OH। हेलो हेलो, चलो तो ऐसे आप कीटोन का फिशर प्रोजेक्शन भी सीख जाएंगे। अगर आप कीटोन का फिशर प्रोजेक्शन में भी ऑब्जर्व करें तो सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन का फंक्शनल ग्रुप राइट में है कि लेफ्ट में है? राइट में है, तो कन्फिग्रेशन है D कहलाएगा कि L कहलाएगा? D ही कहलाएगा। लो अच्छा, कन्फिग्रेशन तो D है, लेकिन इसका ऑप्टिकल रोटेशन हमको पता चला क्या है? माइनस। तो इस बच्चे ने थोड़ा हाइफन ज़्यादा लगाए हुए हैं, ये गलत किया इसने। इसको लिखना चाहिए था D फिर ब्रैकेट में माइनस, हाइफन बीच में लगाने की जरूरत नहीं है, और सीधा लिखना चाहिए था इसको फ्रुक्टोज। हेलो हेलो, तो ये बन जाएगा बेटा D माइनस फ्रुक्टोज। D मतलब कन्फिग्रेशन D है, राइट साइड में है लास्ट फंक्शनल ग्रुप कायरल कार्बन का। माइनस मतलब लीवो रोटेटरी है, लिख भी दिया हमने, माइनस भी लिख दिया, और फ्रुक्टोज इसका नाम है। लिखो तो हाँ बोलो, कीटोन इसका फंक्शनल ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं बेटा, पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे बच्चों। रुक गया बेटा। तो बीच में बनाओ, दिस इज D माइनस फ्रुक्टोज बिन हाइफन के, और यहाँ पे भी 5वां कार्बन ही हेमिएसिडल फॉर्मेशन कराता है। भले 5 मेंबर रिंग बने, 6 नहीं बनती, नेचर में हमें ये जानकारी है। तो ये भी यही वाला कार्बन जाके अटैक करता, ऑक्सीजन जाके अटैक करता है। जब OH राइट साइड में आएगा तो अल्फ़ा, और जब लेफ्ट साइड में आएगा OH तो बीटा। बस ग्लूकोज में OH के अलावा दूसरी तरफ H होता है, इसमें CH2H होता है। नाम लिखा है अल्फ़ा D माइनस फ्रुक्टोफुरानोज, पूरा नाम है। फुरानोज के पहले भी लिखा हुआ है फ्रुक्टोज, जैसे वो ग्लूकोपायरानोज था, वैसे ही फ्रुक्टोफुरानोज है। क्यों? क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग बच्चों फुरान कहलाती है। हेलो हेलो, जैसे 6 मेंबर्ड रिंग हाँ 6 मेंबर्ड पायरान कहलाती है ऑक्सीजन के साथ 6 मेंबर्ड रिंग, वैसे ऑक्सीजन के साथ 6 मेंबर्ड रिंग का जो नेचर में जनरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है वो फुरान कहलाता है। मैं आपके लिए फुरान बना भी देता हूँ, आप भी कहीं ऊपर बना लेना। फुरान कुछ ऐसा होता है ये, तो इसलिए क्योंकि फ्रुक्टोज का इसलिए फ्रुक्टो, और फुरान जैसा इसलिए फुरानोस। नहीं समझ में आता ना?